हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम 2023 को लेकर ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज का हमारा ये हिंदी का 11वां प्रैक्टिस सेट है और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। ज्ञान मुद्रा ने कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया है। ये बहुत ही अच्छे लेवल का है और यूपी ट्रिपल एस सी के अनुसार ही बनाया गया है। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। और अगर बात करें करंट अफेयर की, तो वीडियो का जो स्पेशल करंट अफेयर की बुक आई है यूथ पब्लिकेशन की, वो आपको कराया जा रहा है। इसके साथ साथ फटाफट रिवीजन के माध्यम से आपको जो है डेली जो है 1-2 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको बता दें कि फटाफट रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के बीच में वीडियो बनाए जाते हैं और एक टॉपिक उसमें लिया जाता है। वो वही टॉपिक होते हैं जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें से निश्चित ही आप एग्ज़ाम देकर आइएगा, देखिएगा कि प्रत्येक टॉपिक से कहीं न कहीं आपको एक प्रश्न 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न है, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एक FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब आप FIR कराने जाते हैं तो FIR अपने नज़दीकी जो थाना होता है वहाँ पर जाते हैं। तो थाना में FIR कौन करता है, तो जो वहाँ का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम थाना अध्यक्ष कहते हैं, तो वही थाना अध्यक्ष महोदय जो है FIR दर्ज करेंगे। अगला प्रश्न, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 मात्रा या फिर उससे अधिक समय लगता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आ इसके साथ साथ क ख ग घ अंग आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंठ से क ख व क वर्ग का, इसके साथ साथ आ का उच्चारण होता है। इसके साथ साथ जो तालव्य होता है, तालव्य से च वर्ग का उच्चारण होता है। मूर्धा से होता है ट वर्ग का उच्चारण स्थान और ओष्ठ से होता है आपके प वर्ग का उच्चारण। अगर बात करें दंत से, तो दंत से होता है ट वर्ग का उच्चारण। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ये होगा कंठ। अगला प्रश्न, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय यानी वर्ण जहाँ पे एक क्रम से रखे जाते हैं उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो अगर आप एक शब्द को संधि विच्छेद करते हुए चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तत् अनुसार में। यहाँ पर आप देखेंगे तत् प्लस अनुसार से मिलकर बनता है तदनुसार। बात करें महोजस्वी की, तो महा प्लस ओजस्वी से मिलकर बनता है महोजस्वी। अगर जगन्नाथ की बात करें, जगत प्लस नाथ से मिलकर बनता है जगन्नाथ। अगर दुष्कर्म की बात करें तो दुह प्लस कर्म से मिलकर बनता है दुष्कर्म। दुष्कर्म में विसर्ग संधि है, बाकी जगन्नाथ में और तदनुसार में व्यंजन संधि है। महोजस्वी की अगर बात करें तो इसमें आ जाती है आपकी स्वर संधि। अगर स्वर संधि में भी कौन सी है, तो ये वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान होती है कि ऊपर 2 मात्रा लगा होता है, अ या फिर औ की मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एकलव्य धनुर्बाण में दक्ष था। तो यहाँ पे धनुर्बाण शब्द में पूछा है कि कौन सा समास है। धनुर्बाण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे धनुर प्लस बाण से मिलकर बनता है धनुर्बाण। तो धनुर और बाण अर्थात बीच में और शब्द का लोप होता है। तो जहाँ पर और शब्द का लोप होता है वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। धनुर अलग शब्द है, बाण अलग शब्द है, दोनों का अपना अलग अर्थ है। अगला प्रश्न, राकेश का अपहरण हो गया। इसमें पूछा है कि रेखा जो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है यानी अपहरण, ये क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा जो है रेखांकित नहीं होना चाहिए, अप तक केवल रेखांकित होना चाहिए। अप यहाँ पे एक उपसर्ग की तरह कार्य करेगा, बाकी जो हरण शब्द है ये इसका मूल शब्द है। अगला प्रश्न, ओह वह गिर पड़ा। तो यहाँ पे अगर इसको समझ पा रहे हैं वाक्य को, वह गिर पड़ा अर्थात यह एक शोक की बात है, वह गिर पड़ा दुख की बात है। तो यहाँ पर जो होगा ये शोक सूचक अव्यय होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं और उसी के रूप में उपयोग हो रहे हैं। ये शब्दों में अक्सर हम आपको बताते हैं कि इसके उच्चारण में कठिनाई होती है। यहाँ पर अंश शब्द जो है ये तत्सम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर जो कड़वा शब्द है यह तद्भव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो न तत्सम रह जाते हैं बन पाते हैं बल्कि उनके बीच में ही रह जाते हैं। अगर बात करें कौन सा शब्द इसमें से है तो ये चंदर। चंदर के साथ साथ कुछ और शब्द को बता रहे हैं, जैसे वक्ष, अज्ञा, मुह, वंश, ये सभी जो हैं अर्ध तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो आप यहाँ पर देखेंगे अलमारी शब्द। अलमारी शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। इसमें से 3 शब्द विशेषण हैं, बाकी एक संज्ञा है, उसकी आपको पहचान करना है। जयपुरी की बात करें तो यह विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि कोई सामान है जो जयपुरी है। नाविक यह भी विशेषण है, कोई व्यक्ति है जो नाव चलाता है यानी वो नाविक का कार्य करता है, उसकी विशेषता है। खिन्न विशेषण है। जो पुष्प शब्द है यह संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न, शिला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इसमें पूछा है रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है। जहाँ कहीं भी स्वयं शब्द हो, इसके साथ साथ अगर आप शब्द हो, तो ये शब्द जो होते हैं निजी अपने लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात कि यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सुंदर शब्द विशेषण होता है, जैसे आप सुंदर हैं, यानी आपकी विशेषता है कि आप सुंदर हैं। कौन शब्द ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जाना एक क्रिया है। बाकी देवता शब्द जो होता है ये देवताओं को, समूह को, देवतागण को मतलब संबोधित करता है या फिर प्रतिनिधित्व करता है। यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। मयंक उधर पढ़ता है, रेखांकित शब्द क्या है? मयंक पढ़ता है यह भी एक वाक्य हो सकता है, लेकिन मयंक उधर पढ़ता है, पढ़ना एक क्रिया होती है, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे मयंक उधर पढ़ता है, उधर शब्द बता रहा है कि मयंक जो अपनी क्रिया कर रहा है, पढ़ रहा है, वह उधर कर रहा है, यह हो जाता है क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, वह लिखता है किंतु बात भी करता है। व्याकरण की दृष्टि से जो रेखांकित शब्द है उसको पहचानना है। तो ध्यान दीजिए, किंतु, परंतु, तथा, और, या, ये सभी जो होते हैं अव्यय होते हैं। और ये कैसे होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो वाक्यों या फिर 2 शब्दों या फिर 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, वह आता ही होगा। यहाँ पर पूछा है कि रेखांकित शब्द पहचानना है। आता ही होगा, यहाँ पे ही शब्द जो है एक निपात की तरह कार्य कर रहा है। निपात ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अन्य अगर निपात शब्दों की बात करें जैसे भर, भी, तक, तो ये सब जो होते हैं निपात की तरह प्रयोग किए जाते हैं। निपात शब्द वे होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु यह अगर वाक्य में शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं तो यह वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। अगला प्रश्न, अमृत की वर्षा हो रही है। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी इसमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, अमी होता है, सोम होता है, लेकिन अर्थ शब्द जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न, साधु सज्जन होते हैं। साधु यानी जो साधु होते हैं वो सज्जन होते हैं। रेखांकित शब्द सटीक विलोम बताना है आपको। साधु का विलोम होता है असाधु, असभ्य का विलोम होता है सभ्य। सैंधव तो आप जानते हैं कि एक सभ्यता थी। अगला प्रश्न, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? केश मतलब बाल होता है, यह सही है। द्रव्य मतलब वित्त होता है, यह भी सही है। केला कदली होते हैं, यह भी सही है। इसका अर्थ है कि उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, जो अपने स्थान
या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। आप लोग इसके उत्तर दीजिए। अगर बात करें इस वाक्य के लिए एक शब्द तो ये हो जाता है अच्युत। इसका पर्याय ए जो है विष्णु का पर्यायवाची भी होता है। अगर अटल शब्द की तरफ आपका ध्यान जा रहा है तो अटल का मतलब होता है जो अपने निर्णयों में टिका रहता है, अटल रहता है। अगला प्रश्न, झील के निकट मंदिर है, इसमें रेखांकित शब्द के निकट क्या मतलब दर्शा रहा है? तो यह दर्शा रहा है कि एक झील है, उसके निकट कोई मंदिर है, यानी यह स्थान का बोध करा रहा है, यह स्थानवाचक शब्द है। अगला प्रश्न, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, रेखांकित शब्द का क्या तात्पर्य होगा? इसमें जो से शब्द प्रयोग हुआ है इसका तात्पर्य क्या होगा? तो इसका तात्पर्य यहाँ पे आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, से ना कोई विशेषण है, ना ही कोई क्रिया है, ना ही कोई संज्ञा है। अगर आप ऑप्शन को भी छाट लेते हैं तो आप पाएंगे कि परसर्ग के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, या फिर से शब्द का तात्पर्य परसर्ग होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना का सोना होता है, ये सही बात है। जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सदा बहुवचन में होती हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। धेनु का धेनुए, आटा का आटे, ये गलत है। यह विकल्प डी है जो ये गलत होगा। आटा का आटा ही होगा, आटे नहीं होगा। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्ता के अनुसार ही उसका लिंग, उसका वचन प्रयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में वह वाक्य कर्तवाच्य हो जाता है। जब वहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाती है तो कर्मवाच्य हो जाता है। भाव की प्रधानता होती है तो वह भाववाच्य हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वाक्य में भविष्यत काल यानी भविष्यकाल है? तो यहाँ पर आप देखेंगे भविष्यकाल की जो पहचान होगी तो गा गी गे अक्सर वाक्य में अंत में आपको देखने को मिलते हैं। तो विकल्प ए में है मैं आपकी प्रतीक्षा। अगला प्रश्न, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं शब्द होता है यानी अपने लिए किया जाता है जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम कई लोग हो जाते हैं। तो हिंदी में मैं का जो बहुवचन होता है वो होता है हम। अगला प्रश्न, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है आज्ञार्थक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उन्हीं 8 में से एक होता है आज्ञार्थक वाक्य, यानी इसमें आज्ञा का पालन करवाना होता है या फिर किसी आज्ञा का पालन करना होता है। अगला प्रश्न, जो सेवा करता है वह मेवा पाता है, शैली के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। 2 वाक्य का प्रयोग किया गया है, दोनों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। इसमें जो है समीकृत वाक्य है, इसमें कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो वाक्य बिना किसी कंजंक्शन के जुड़ते हैं उसे समीकृत वाक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश को पहचानना है। यह काम कर लेना चाहिए, यह बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मैंने शब्द लगा हुआ है इसकी जगह होना चाहिए था कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे लगा होता शब्द तो ये सही होता। इसका मतलब है कि विकल्प ए यहाँ पे जो मैंने है यही गलत है। अगला प्रश्न, आप कितने भाई हैं, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पे जो हैं शब्द है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यह बोध कराता है कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। 14 प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, 14 यही जो महत्वपूर्ण होते हैं, इसी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे जगहों पे अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप कोई वाक्य कर रहे हैं, बीच में अगर यह शब्द है, वह, तब है, तो है, इन सब का अगर लोप हो रहा हो वहाँ पर अगर आप कॉमा लगा देते हैं तो यह उसकी भरपाई कर देता है। अगला प्रश्न, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कोई कार्य जब बहुत कठिन होता है तो उसके लिए कहा जाता है बहुत टेढ़ी खीर है भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कठिन कार्य। आपको प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं।
क्योंकि हमें एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट कराना है, जिससे आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें। समय भी आपके पास कम है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए। इसका PDF भी टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगला प्रश्न है, पेट भरे मन मोदक से कब। पेट भरे मन मोदक से कब, अर्थात मन के मोदक यानी मन में जो फूटने वाले लड्डू होते हैं उनसे पेट कब भरता है। इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। अगर आप सोचते रहें कि लेटे लेटे आराम से सोचते रहें कि मैं हिंदी ऐसे पढ़ लूँगा और GS ऐसे पढ़ लूँगा, रीजनिंग ऐसे पढ़ लूँगा, इसके बाद मैं लगभग 120-25 प्रश्न भी सही कर लूँगा, मेरा जो है वीडियो में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो पहले कार्य करेंगे तभी उसका फल मिलता है। अगला प्रश्न, सवाल का जवाब, बहस का हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर यानी जिसे प्रत्युत्तर कहा जाता है के लिए एक शब्द है। जैसे सवाल का जवाब होता है, बहस का हुज्जत होता है, वैसे ही उत्तर पर जो उत्तर दिया जाता है उसके लिए क्या होता है, तो वो होता है प्रत्युत्तर। उत्तर पर उत्तर, प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो गेह का अर्थ होता है घर। इसमें से जो घर के समानार्थी होंगे, पर्यायवाची होंगे, वही सही होंगे। ये तमस तिमिर तो अंधेरा का पर्यायवाची है। सभा परिषद गोष्ठी समिति की हो जाता है। कंचन हेम स्वर्ण, ये तो स्वर्ण का हो गया। सदन भवन निकेतन, ये जो हैं घर के पर्यायवाची हैं और गेह के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि अवधी जो होती है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, मगही, मैथिली ये सभी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। तो हिंदी जो होता है ये इसके जो अधिकांश शब्द हैं ये संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जो ज्यों के त्यों ही उपयोग किए जा रहे हैं हिंदी में, उन्हें तत्सम कहा जा रहा है। जिनके उच्चारण में कुछ परिवर्तन करके किया जा रहा है उसे तद्भव कहा जा रहा है। तो ज़्यादातर जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत काफ़ी पॉपुलर हुई, इस पर फिल्म भी बनी, तो इसके रचयिता कौन है, आप लोग उत्तर दीजिए। काफ़ी पॉपुलर है, तो ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावत ये सभी जो हैं इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें एक वाक्य दिया है, हिंदी इज़ ए फोनेटिक लैंग्वेज। फोनेटिक का मतलब होता है ध्वन्यात्मक। तो हिंदी इज ए फोनेटिक लैंग्वेज, इसका अनुवाद अगर आप करेंगे तो हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुक्त आँखों का इलाज, इसका अनुवाद करना है अंग्रेजी में। आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ये एक नया ट्रेंड है। परीक्षाओं में आप लोग देखेंगे आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मुक्त आँखों का इलाज, अगर आप इसका अनुवाद करने जाएँ तो फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आइज। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 से लेकर 46 तक इस गद्यांश पर आधारित है। आपको इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने होंगे। आइए गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। यह साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है और मनुष्यता का प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है। वह अकेले होने पर भी मग्न रहता है। अर्नल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी सुखी नहीं हो सकता।
समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। आइए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो साहसी मनुष्य जो होता है सिंह के समान होता है, जो अकेले ही रहता है और बेखौफ रहता है। अगला प्रश्न, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? तो साहसी मनुष्य कभी सपने उधार नहीं लेता है, उसके अपने सपने होते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाला व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो ऐसे व्यक्ति से, आप गद्यांश में देखिए हमने अंडरलाइन भी किया है, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो हिम्मत, अर्थात यहाँ पे साहस न लिखकर हिम्मत लिखा है। तो लेखक ने साहस, जो हिम्मत का जीवन होता है उसको महान बताया है, या फिर कह सकते हैं साहस के जीवन को महान बताया है। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो सिंदूर की होली एक नाटक है, और यह नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह नाटक है। बहुत ही पॉपुलर नाटक है सिंदूर की होली। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास किसकी रचना है? आप लोग आंसर दीजिए। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की रचना है। अगर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रिय प्रवास, पारिजात, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभदे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये प्रमुख रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन कौन से हैं? तो छायावादी युग के 4 प्रमुख रचनाकार हैं, इनके 4 स्तंभ हैं। आइए हम आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। इसका ट्रिक है सूर्य नंदन महादेव की जय। एक बार फिर से बोलिए, सूर्य नंदन महादेव की जय। सूर्य से होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, नंदन से है सुमित्रा नंदन पंत, महादेव से है महादेवी वर्मा, जय से है जयशंकर प्रसाद। तो ये चारों लोगों को कहा जाता है छायावाद का 4 स्तंभ। तो इनमें से कौन छायावादी रचनाकार हैं? यह है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में बटी हुई है? आप लोग आंसर करके बताइए। तो ये बटी हुई है 4 भागों में। इसको किसने लिखा है? तो मिस्र बंधु, 2 भाई थे मिश्रा, हर जगह इन लोग इन्हें मिस्र बंधु के नाम से ही जानते थे। तो इनका है मिस्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में बटी हुई है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के कैसे रहे सेशन, प्रश्न कैसे रहे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है, इसके प्रश्न के लेवल भी काफ़ी अच्छे हमें लग रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस के साथ। आप लोग दिन भर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिन भर फटाफट सीरीज, इसके साथ करंट अफेयर, इसके साथ जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस लगातार होते रहते हैं। दिन में 2 बार जो है आपको हिंदी का और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।